वालेकुम। ग्रेफाइटिस के दूसरे पार्ट के साथ हाजिर। पहले पार्ट में हमने माइंड सिम्टम्स को देखा, तो अब हम देखते हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स क्या हैं और इसकी फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स का जिक्र करते हैं। सबसे पहले पेशेंट जो है, इसके जितने डिस्चार्जेस होते हैं ऑफेंसिव और बहुत ज़्यादा क्रॉसिव होते हैं, जहाँ भी लगते हैं वहाँ पर जिल्द को उखेड़ देते हैं, जला देते हैं, रैश कर देते हैं। इसके होने वाले तमाम डिस्चार्जेस जस्ट लाइक इसका जो पीरियड्स का ब्लड होता है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव और बहुत ज़्यादा क्रॉसिव होता है। इसका जो यूरिन होता है, इसका जो स्टूल होता है, इसका जो स्वेट होता है, इसका जो ग्रेफाइटिस को स्किन की डिजीज़ में बहुत माना गया है। बहुत पुरानी से पुरानी स्किन डिजीज़ हैं जिसमें ऑक्जीमा है, सोराइसिस है, क्रूरस है, जिसमें मैंने भी वीडियो भी बनाई। और जितनी भी स्किन डिजीज़ हैं उन सब में इसका बहुत अच्छा रोल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू माइंड सिम्टम्स, स्टार्ट कर लेते हैं आइज से। हेड की कोई ख़ास अलामत नहीं है। हेडेक ग्रेफाइटिस के पेशेंट को सिर्फ पीरियड्स के दिनों में होता है। आइज पे आ जाती हैं। पेशेंट की जो आइज होती हैं उसकी जो एजिस हैं इसके अंदर क्रैक्स होते हैं। आई सिम्टम में पेशेंट को फोटोफोबिया होता है। पेशेंट लाइट की तरफ नहीं देख सकता है। और जो स्क्रोफुलस ऑफ्थेल्मिया होता है, स्क्रोफुलस ऑफ्थेल्मिया में आइज जो है अंदर से बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। आइज के ऊपर से मोटी, रफ और उसमें रेडनेस और इन्फ्लामेशन हो जाती है। आंखों से बहने वाला पानी कॉन्टिन्यूसली सुबह शाम बहता है, लेकिन उसका जो पानी है वो होता तो पतला है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही तेजाबियत होती है और पस टाइप मवाद उसके अंदर होता है कि वो जहाँ से लगता है जगह को वहाँ पर ख़राब कर देता है। और ग्रेफाइटिस के बच्चे की जो आइज़ है उसमें अगर वो बहुत ज़्यादा जोर आंख लगा के पढ़े तो उसको ऐसा फील होता है कि जैसे वर्ड्स जो हैं वो चलना शुरू हो गए हैं। और अक्सर ग्रेफाइटिस के पेशेंट को आइज की प्रॉब्लम में डबल विजन, यानी कि एक वर्ड दो दो नजर आते हैं, डबल विजन उसको हो जाता है और उसको जो वर्ड्स हैं वो उड़ते हुए चलना शुरू हो जाते हैं, ऐसा फील होता है। अब आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पे, उसमें भी वो जो एक कैरेक्टर है बच्चे का, उसके अंदर उसके जो वर्ड्स हैं वो उड़ने लग जाते हैं। अब उसके रीज़न और है, इसमें भी सेम वैसा ही होता है। आपको समझने में आसानी हो गई होगी रीज़न, लेकिन रीज़न डिफरेंट है। वहाँ तारे ज़मीन पर उसका मेंटली डिसऑर्डर होता है, वो डिले उसकी होता है, वो दिमागी काम करने से भागता है, दिमागी काम करने से उसको इरिटेशन होती है। इस वजह से ज़्यादा गौर से देखने की वजह से उसके वर्ड्स उड़ना शुरू हो जाते हैं। उसकी नेक्स्ट सिम्टम उसका चेहरा बहुत ही डल, मोटी स्किन वाला और उसको मकड़े की जाली का रेंगता हुआ फीलिंग्स के साथ, जो होती नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इसका नोज़ है। नोज़ के अंदर से अक्सर रहता है, लेकिन पेशेंट के सूंघने की आम लोगों से ज़्यादा होती है। उसके बाद कान आ जाता है। कान में अजीब किस्म का शोर सुनाई देता है पेशेंट को। बाज़ दफ़ा उसमें ऑफेंसिव डिस्चार्ज भी होता है, लेकिन वो जो टेनिटस की तरह, उसको टेनिटस में पेशेंट को घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती हैं, इसको टेनिटस की तरह ही गूं की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। और इस गूं की आवाज़ की वजह से, जिसको सिर्फ पेशेंट सुनता है, वो दूसरों की बात को गौर से सुन नहीं सकता। इसके साथ एक बड़ी अहम सी सिम्टम है कि आम ये जो पेशेंट होता है ग्रेफाइटिस का, इसको शोर में बहुत सुनाई देता है, साफ सुनाई देता है। अब जिस तरह आजकल विंटर है, विंटर में अगर दूसरे रूम में क्लॉक भी चल रहा है तो क्लॉक की जो टिक 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 है वो साफ सुनाई देती है। इसमें कोई गॉसिप कर रहा है तो आपको साफ सुनाई देगा, लेकिन ग्रेफाइटिस के पेशेंट को सन्नाटे की बातें सुनाई नहीं देती हैं। वो ऑपोजिट है आम इंसानों से, उसको सन्नाटे की आवाज़ें बिल्कुल सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन शोर में उसको कही गई बात, सड़क पे, गाड़ी में जाते हुए, ट्रेन के शोर में जब उसे कोई आवाज़ देता है तो वो फौरी से सुन के रिस्पॉन्ड करता है। उसको शोर में आवाज़ें जो हैं वो क्लियर सुनाई देती हैं। ग्रेफाइटिस का जो पेशेंट होता है वो अपने पेट के हाथों बहुत दुखी होता है। उसको अजीब तरह की गैस्ट्रिक्स होती हैं। उसको इस तरह की गैस्ट्रिक होती हैं कि उसकी हवा ना तो खारिज होती है, ना ही उसको डकार आता है। और उसका जो स्टूल है, उसका जो पखाना है, वो कई दिन तक उसकी अंतड़ियों के अंदर पड़ा रहता है।
कई दिन तक अंतड़ियों में पड़ा रहने की वजह से उसके पेट के ऊपर एक अजीब सा वजन उसको एवरी टाइम फील होता है कि कुछ भारी सा मेरे पेट के ऊपर रखा हुआ है। इसकी वजह से ग्रेफाइटिस का पेशेंट जो है वो पेट के पास से और कमर के पास से टाइट कपड़े जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्रेफाइटिस के पेशेंट में उसके जो स्टमक है उसमें पेशेंट को भूख बहुत लगती है, वो खाना भी बहुत खाता है और खाना खाने से उसको बेहतरी आती है अलामात में, लेकिन उसका जो स्टूल है वो पास नहीं होता। कई कई दिन तक पड़ा रहने की वजह से स्टूल जो है वो बहुत हार्ड हो जाता है। जब वो हार्ड होता है और जिस वक्त वो डिस्चार्ज होता है तो स्टूल जो है वो इनलार्ज होता है, हार्ड होता है और छोटे छोटे टुकड़ों की, खुश्क टुकड़ों की सूरत में, जैसे कोई बजरी ले लें, बजरी को म्यूकस किसी ग्लू के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए, म्यूकस में लिपटा हुआ हार्ड पखाना उसको आता है लार्ज साइज का, लेकिन उसको डिस्चार्ज करते वक्त उसका जो एनल फिशर्स हो जाते हैं, उसके पखाने वाली जगह पे क्रैक्स आ जाते हैं। वो एनल फिशर्स बहुत ही पेन करते हैं पेशेंट को। और अगर ये प्रोसेस बार बार होता है, जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है, हार्ड पखाना आता है, तो उसका जो रेक्टम की वेन है वो इनलार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पाइल्स हो जाती है, बवासीर हो जाती है, जो कि बहुत ही पेनफुल है। एक पेनफुल प्रोसेस है पेशेंट का बवासीर का और पखाना डिस्चार्ज करने का। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास पेशेंट आता है, उसकी सिम्टम्स सारी आपको ग्रेफाइटिस से मिल रही हैं, तो कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। लेकिन बहुत ही रेयर केस में ग्रेफाइटिस के पेशेंट में डायरिया भी देखा गया है, लेकिन जो उसका डायरिया होता है फुल ऑफ पस से भरा हुआ होता है और फुल ऑफ स्मेल। बहुत ही बात मेल और फीमेल जेनेटल्स पर ग्रेफाइटिस का बहुत अच्छा इफेक्ट है। सबसे पहले फीमेल जेनेटल्स देख लेते हैं। फीमेल के अंदर जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्कैंट्री होते हैं, कम होते हैं, पेनफुल होते हैं। ग्रेफाइटिस की पेशेंट को पीरियड्स के अंदर हेडेक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसका स्टमक से रिलेटेड डिजीज़ जो हैं वो एग्रीवेट कर जाती हैं पीरियड्स के दिनों में। उसके यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग पाई जाती है। यूट्रस का जो मुंह होता है, सर्वेक्स उसका बहुत हार्ड हो जाता है। उसकी ओवरीज बहुत हार्ड हो जाती हैं पीरियड्स के दिनों में। पीरियड्स के दिनों में हार्ड होने की वजह से उसको पीरियड्स के दिनों में बहुत ज़्यादा पेन रहती है। जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं तो उसको लकोरिया हो जाता है। उसका जो लकोरिया है वो पीरियड से पहले होता है, पीरियड्स के बाद होता है और थ्रू आउट कॉन्टिन्यूसली सुबह शाम थ्रू आउट मंथ चलता रहता है। उसका जो लकोरिया होता है, विजाइनल डिस्चार्ज होता है, वो बहुत ही ऑफेंसिव, बदबूदार और बहुत ही क्रॉसिव होता है, जगह को जला देने वाला और रैशेस पैदा करने वाला बहुत ही बदबूदार चिपचिपा मवाद खारिज होता है। फील होता है कि उसकी यूट्रस, उसका सब जो एरिया है वो नीचे की तरफ प्रोलैप कर गया है, नीचे की तरफ गिर रहा है, जिस तरह सीपिया के पेशेंट को फील होता है कि उसका यूट्रस प्रोलैप है या अंदर से कोई चीज़ें बाहर की तरफ आ रही हैं, ऐसी फीलिंग्स रहती हैं। अब मेल जेनाइटल्स पे देख लेते हैं। मेल जेनाइटल्स पे भी ग्रेफाइटिस का बहुत अच्छा असर है। जब सेक्सुअल एक्टिविटी का मिस यूज़ कर चुके होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि डिज़ायर ऑफ सेक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ग्रेफाइटिस का पेशेंट सेक्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता, बिल्कुल नहीं सेक्स की तरफ इन्वॉल्व होता और उसके जेनेटल्स पे भी उसको इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है। उसका सीमन खुद से ही डिस्चार्ज हो जाता है, उसको अपने जेनेटल्स पे ईचिंग रहती है। इस तरह की सिम्टम्स मेल में देखने में मिली हैं। अब हम बच्चों को देख लेते हैं। बच्चों को अक्सर स्किन में जो है इसका डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा रहता है। बच्चों की स्किन के ऊपर, बच्चों के कान के पीछे बहुत ज़्यादा ऑक्जीमा होता है और उसमें से कान को छेड़ने से, हल्की सी खारिश करने से उसके अंदर से ब्लड और पस जो बहुत ही चिपचिपी और बहुत ही बदबूदार होती है। अब लास्ट में जिक्र कर लेते हैं, अब इसकी सबसे बड़ी सिम्टम का जिक्र करते हैं, वो है स्किन। इसका स्किन की डिजीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट है। इसकी स्किन देखने में बहुत अगली, बहुत रफ और मोटी होती है। स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ऑक्जीमा हो जाता है, इसको टीनिया स्पोरा हो जाता है, टीनिया क्रूरस हो जाता है।
टीनिया क्रोरस में बहुत अच्छा अफेक्ट करती है, सोराइसिस में बहुत अच्छा अफेक्ट करती है, रिंग वॉर्म में बहुत अच्छा अफेक्ट करती है, स्किन से रिलेटेड ऐसी डिजीज जिसमें ईचिंग होती है बहुत ज़्यादा, और इसकी स्पेसिफिक होती है कि इसके फोल्ड्स जहाँ पे बॉडी के फोल्ड्स हैं और जहाँ पर ये ज्वाइंट्स हैं, ये नी ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट्स है, यहाँ पर रेडनेस के साथ ईचिंग और ऑक्जीमा बहुत अच्छा काम करती है। जब वेट ऑक्जीमा होता है, एक ड्राई ऑक्जीमा होता है, उसमें खारिश करें जो मर्जी करें, उसके अंदर से कुछ मवाद खारिज नहीं होता, लेकिन जो वेट ऑक्जीमा है उसमें खारिज करने के बाद उसमें से मवाद खारिज होता है, मवाद जहाँ पे लगता है उस जगह को बीमारी दे देता है, उस जगह को रैश हो जाते हैं वहां पर। ग्रेफाइटिस का बहुत अच्छा काम है जब आपकी बॉडी का एक नेल हल्का सा मोटा, क्योंकि इसमें स्किन, ग्रेफाइटिस की स्किन मोटी है तो नेल भी मोटे होते हैं, नेल पहले मोटा होता है, रफ होता है, उसके बाद वो खराब होने लगता है, गलने लगता है और फिर उखड़ जाता है, और ये एक का नेल, दूसरा, तीसरा, हाथ और पाँव के नेल कंजेक्टिवली गल के उखड़ रहे होते हैं, उस सिम्टम में भी ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है। अब हम ग्रेफाइटिस की डोज देख लेते हैं। इसकी डोज बहुत ही ध्यान से आपको सेलेक्ट करनी है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम सेलेक्ट करनी है, और इसकी जो 30 की डोज है वो आपको गुड रिजल्ट देने की बजाय बैड रिजल्ट दे सकती है। 30 की डोज को रिपीट नहीं आपको करना है और 30 को आपको बहुत ज़्यादा सोच के देना है। इसको अगर आपको पेशेंट जो है उसकी तमाम सिम्टम्स ग्रेफाइटिस से मिल रही हैं तो इसको 200 में यूज़ कीजिए, वीक में 1 टाइम दीजिए, इसको रिपीट मत कीजिए, तो ये आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो आपको, आप मुझे ईमेल में डाल दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।